जय श्री कृष्णा। आज हम और आप जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय हमेशा किसी न किसी रूप में हम सबके सामने आता रहता है। विषय है कि हम अपनी सक्सेस स्टोरी को कैसे लिखें। एक बार जब जीवन में सफलता आ जाती है उसके बाद जो सक्सेस स्टोरी लिखी जाती है और जब तक हम प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्या उस समय भी हमारी सक्सेस स्टोरी लिखी जा सकती है? इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, सफलता मिलने के बाद जो सक्सेस स्टोरी होती है वो आधी सच होती है। उसमें कई चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। जो व्यक्ति सफलता के लिए प्रयासरत है उससे कितना उसको फ़ायदा होगा, इस विषय में संशय है। लेकिन एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो आपको 100% फ़ायदा करने वाली है और वो सक्सेस स्टोरी आपकी स्वयं की है। तो क्या सफल होने से पहले भी हम सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं? बिल्कुल। सक्सेस की स्टोरी वास्तव में जिस दिन से आप प्रयास शुरू करते हैं, तैयारी प्रारंभ करते हैं, उसी दिन से लिखनी उसकी पटकथा शुरू हो जाती है। कुछ लोग केवल दिमागी घोड़े दौड़ाते हैं और अपनी सक्सेस को दिमाग से आगे बढ़ाते हैं, उसकी तरफ एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं। वो भी सफल होते हैं, लेकिन उनकी सफलता कब होगी, वो सफलता के कितने नज़दीक हैं, ये बात वो जान नहीं पाते। तो क्या करना चाहिए? जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें या जीवन में जो भी आपका लक्ष्य हो उसकी तरफ कदम बढ़ाएं, तो आपको चाहिए कि आप डायरी पेन लेकर अपनी सफलता की स्टोरी को लिखना शुरू कर दें। एग्ज़ाम्पल के लिए अभी SBI क्लर्क के फॉर्म निकले हुए हैं, IBPS क्लर्क के फॉर्म निकले हुए हैं, UP PCS के फॉर्म निकले हुए हैं, UP PET के फॉर्म निकले हुए हैं और आगे SSC, IB, ACIU ये सब आने वाले हैं। तो अगर आप काफ़ी समय से प्रयासरत हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने अभी रिसेंटली मन बनाया है, किसी से प्रभावित हुए हैं, आपको लगता है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो हम भी मंजिल को पा लेंगे, तो आज मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आप एक निर्णय पे पहुंचिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। क्या आपको परिवार के साथ रहना है, कि आप कहीं पे भी इंडिया में जाके नौकरी कर सकते हैं, आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं या आप आरामदायक नौकरी पसंद करेंगे। इन सब निर्णयों को आप एक डायरी में नोट डाउन कर लीजिए और फिर आप जिस नतीजे पे भी पहुँचें, जिस एग्ज़ाम की भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सबसे पहले एक नॉर्मल रजिस्टर ले लीजिए, डायरी ले लीजिए, जैसे भी आपकी मर्जी हो, कॉपी ले लीजिए। लेकिन सबसे पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस लिखिए, क्योंकि बिना सिलेबस को जाने कोई एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करता है। हाँ, हो सकता है किसी से क्लियर हो गया हो, लेकिन सही रास्ता यही है कि सबसे पहले आप सिलेबस को जानें। सिलेबस को अच्छे से लिखने के बाद उसको रेगुलरली आपको रिवाइज़ करते रहना है, ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक रह ना जाए जिसकी प्रिपरेशन आप ना करें। सिलेबस के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है प्रीवियस ईयर पेपर्स। पिछले सालों में उस परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे गए, उनसे एक ट्रेंड
पता चलता है कि आने वाली परीक्षाओं में किन टॉपिक्स पे फोकस होगा। इस परीक्षा में जो एग्ज़ामिनर है उसका फोकस कहाँ रहता है। इससे आपको अपना फोकस सही करने में सहायता मिलेगी। अब जब आपका फोकस सही हो गया, आपको पता चल गया क्या पढ़ना है, तो फिर बारी आती है एक एक सिलेबस के टॉपिक को कंप्लीट करने की। आप YouTube की मदद से इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे धीरे से कि कौन से टीचर्स हैं जिनके थ्रू अगर हम प्रिपरेशन करें तो वो हमारी स्टार्ट से एंड तक की जर्नी में हमारे सहयोगी बनेंगे। क्योंकि सारे टीचर्स एंड तक की जर्नी में सहायक नहीं बनते हैं। कुछ टीचर्स अच्छी वाक्पटुता रखते हैं लेकिन प्रीलिम्स तक की तैयारी करा पाते हैं। तो ऐसे टीचर्स के चक्कर में आपको नहीं फंस जाना है कि बीच मझधार में जब आपकी नैया पहुंच जाए और तब आपका खिवैया ही गायब हो जाए तो कौन सहारा देगा, कौन बचाएगा आपको? फिर तो आपको डूबना ही है। केवल प्रीलिम्स निकाल के तो कभी कोई सफल हुआ नहीं है या सफलता उसको मिली नहीं है। प्रीलिम्स, मेंस सब निकाल के ही आप मंजिल तक पहुंचेंगे। तो एक बार जब आप टीचर्स का सही चुनाव कर लें, सिलेबस को बीच बीच में देखते रहें, तो फिर आपको जो लिखना है वो है कि अब मैं कहाँ हूँ। हर सप्ताह के अंत में, हर महीने के अंत में, अभी प्रीलिम्स के इतने दिन बाकी हैं, मेरे इतने टॉपिक बचे हुए हैं, इतने मेरे मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं। इन सब बातों को आपको रेगुलरली नोट डाउन करना चाहिए। उससे आप अपनी सक्सेस स्टोरी को खुद लिख रहे होते हैं। आप देखते हैं कि पहले तो मेरे 50 नंबर ही आते थे, अब धीरे धीरे मैं 55 की तरफ आगे बढ़ गया हूँ, अब मेरे 60 नंबर आने लगे हैं। देखते ही देखते आप 70, 75 नंबर तक, 80 नंबर तक आप जाने लगते हैं। जब आप नोट डाउन करते हैं कि मेरी वीकनेस क्या है, तो वास्तव में आप अपने आप को चैलेंज कर रहे होते हैं कि ये मेरी वीकनेस अब मैं रहने नहीं दूंगा, अब मैं इस पे काम करूंगा और इसको भी अपनी स्ट्रेंथ में बदल दूंगा। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को लिख रहे होते हैं कि इस टॉपिक में मेरी पकड़ बहुत अच्छी है, तो आप खुद से कह रहे होते हैं कि एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आया तो सबसे पहले तो मैं उसी को उड़ाऊंगा। इस तरह अपनी वीकनेसेस को धीरे धीरे कम करते हुए, स्ट्रेंथ को अपनी आगे बढ़ाते हुए, लगातार मॉक टेस्ट देते हुए आप धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये जो ट्रैकिंग है कि अब मैं कहाँ हूँ, अब कितने दिन बचे हैं, अब मुझे कितनी मेहनत करनी है, अभी मुझे किस टॉपिक पे ज़्यादा ज़रूरी है फोकस करना, किस पे मुझे कमांड बनानी अभी रह गई है, ये आपको हेल्प करता है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है, वैसे वैसे जो एग्ज़ाम फोबिया होता है, जिससे ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई में भटक जाते हैं, बोलते हैं अब अगला एग्ज़ाम देंगे। जब एक्चुअल में एग्ज़ाम आने वाला होता है तो ज़्यादातर बच्चों का फोकस किसी और एग्ज़ाम में होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सक्सेस को स्टोरी के रूप में लिखा नहीं होता है। उन्होंने कभी ट्रैक ही नहीं किया होता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ तक हमें पहुँचना है और उस रास्ते को तय करने के लिए हमें अभी क्या क्या करना है। इसलिए जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है उनको लगता है कि अब ये वाला तो गया, चलो अगले पे फोकस करते हैं। और ये जो नज़रिया एक बार बन जाता है तो हर एग्ज़ाम में यही बना रहता है। व्यक्ति प्रयास करता है लेकिन अधूरे मन से करता है, तो सफलता कहाँ से मिलेगी? जैसे मेरी बातें सुन के संजीव कुमार जी कह रहे हैं कि सर एलपीटी पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो आपकी भाषा पर कितनी पकड़ है यही तो देखता है। अच्छा, भाषा को कैसे हम सीखते हैं? जब हम छोटे थे तो क्या हमने लिखना शुरू कर दिया था? खुद से पूछिए। सबसे पहले आपने उस भाषा के, जो आपकी मातृभाषा है, उसके कुछ शब्दों से शुरू किया था। माँ, मामा, पा, पापा, ऐसे ही तो शुरू किया था ना। तो जब आप एलपीटी की बात करते हैं तो जिस भी स्टेट को आप चुन रहे हैं जहाँ जाने के लिए,
उस स्टेट की भाषा को शब्दों से शुरू करिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कौन से शब्द अपनी मातृभाषा में यूज़ करते हैं और जो लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं उस लैंग्वेज में उस शब्द का क्या दूसरा शब्द होगा, उस भाषा में उस शब्द को कैसे कहते हैं। जैसे अच्छा को गुड कहते हैं इंग्लिश में, ऐसे ही मराठी में क्या कहते होंगे, तमिल में क्या कहते होंगे, पंजाबी में क्या कहते होंगे, राजस्थानी में क्या कहते होंगे। जब आप खुद से अपनी भाषा के शब्दों को उस भाषा में ढूंढना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपको नए शब्द उस भाषा के समझ में आने लगेंगे और फिर धीरे धीरे रिप्लेस कर दीजिए उनको, अपनी भाषा के शब्दों को उस भाषा से रिप्लेस करना शुरू कर दीजिए। जब शब्दों पे पकड़ बन जाएगी तो यही चीज़ आप शुरू कर दीजिए सेंटेंसेस में कि अब वाक्य में दिन भर में कौन कौन से ज़्यादा बार बोलता हूँ। क्या मैं उन वाक्यों को मराठी में बोलना शुरू कर दूँ, तमिल में बोलना शुरू कर दूँ, कन्नड़ में बोलना शुरू कर दूँ। और जब मुझे वाक्य आने लगेंगे तो शब्द और वाक्य मिलके ही तो पैराग्राफ बनाएंगे। धीरे धीरे भाषा में हमारी बोलने की, समझने की पकड़ बन जाएगी। फिर बात आती है लिखने की। तो हमने ABCD से शुरू किया था, छोटा बड़ा का से ज्ञा तक लिखते थे। ऐसे ही आप उस भाषा के अक्षरों से शुरू करिए और फिर धीरे धीरे शब्दों में आइए, फिर वाक्यों में आइए, फिर पैराग्राफ में आइए। ये स्टेप वाइज स्टेप आप अपनी जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करें, जिस स्टेट को आप चूज़ कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज पे आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि सीधे एग्ज़ाम में जाने से पहले क्यों ना हम अपने आप को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ें, देखें कि हम कितने पानी पे हैं और हम मंजिल के कितने करीब हैं। अगर हमको लगता है कि हमारी कैटेगरी का कट ऑफ 80 जाता है, 90 जाता है या 50 जाता है, 60 जाता है, जो भी आपकी कैटेगरी का कट ऑफ हो, आपको देखना ये है कि क्या मेरे मॉक टेस्ट में रेगुलरली उतने नंबर आ रहे हैं। क्या मैं 5 मॉक दे चुका हूँ, 5 में से 3 मॉक उस कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं। क्योंकि मेरा अपना अनुभव यही बताता है कि आपने जितने मॉक टेस्ट दिए हैं उनका एवरेज स्कोर वो स्कोर होता है जो आप एक्चुअल एग्ज़ाम में पाते हैं। एटलीस्ट मेंस में तो यही होता है। हाँ, प्रीलिम्स में आप जो आपका एवरेज स्कोर है उससे 5-10 नंबर ज़्यादा ही लाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी शिफ्ट का पेपर अगर आसान आ गया तो आप बहुत ज़्यादा नंबर, 5-10 नंबर ज़्यादा ले आएंगे। और अगर जैसा आपने प्रैक्टिस किया है मॉक में वैसा ही आया तो भी आप 5 नंबर तो ज़्यादा ले ही आएंगे। अब बात आती है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम कंप्यूटर पे देना है। वहाँ पे एक ऐसा माउस मिलेगा जो सच में माउस जैसा ही स्लो होगा। वहाँ आपको एक ऐसा कीबोर्ड मिलेगा जो आपके कंप्यूटर की तरह तेज नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस भी ऐसे ही साधनों के साथ करनी है। ये नहीं कि मेरा तो कंप्यूटर तुरंत खुल जाता है, उसमें तो माउस क्लिक करते ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक्शन में आ जाता है। हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो उन परिस्थितियों में देखी जाएगी जब आपका ना सिस्टम सपोर्ट कर रहा है और ना आपका कीबोर्ड सपोर्ट कर रहा है। तो आपको प्रैक्टिस उसी हिसाब से करनी है, उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से। कुछ बच्चे होते हैं जो मेंस के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते हैं सेक्शनल मॉक दे के। भाई साहब, जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पे क्या इंग्लिश का ही मॉक होगा? इंग्लिश का ही केवल सेक्शन आएगा आपके सामने? क्या वहाँ पे आपके सामने केवल रीजनिंग ही खुलेगी? उसका पेपर दे के आधे घंटे बाद आप रिलैक्स करेंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो जब ऐसा होने ही नहीं वाला है तो आप उसकी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? आपको अगर 2 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे 50 मिनट एग्ज़ाम देना है तो मॉक भी उसी के हिसाब से दीजिए। आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका लंबे ड्यूरेशन का जो फोकस है वो बढ़ेगा, आपको आदत हो जाएगी उस तरह से बैठने की, फोकस रखने की। अपने आप को आप तैयार कर पाएंगे उस दिन के लिए जिस दिन आप एक्चुअल एग्ज़ाम में मेंस एग्ज़ाम लिखेंगे।
तो आप शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि शॉर्टकट आपको कट शॉर्ट कर देता है। अपनी सक्सेस स्टोरी को लिखना शुरू कर दीजिए। लिखिए, शुरुआत से लिखिए, सिलेबस को लिखिए, फिर एक एक टॉपिक पे मैं कहाँ हूँ उसको लिखिए। मॉक के लिए कुछ पेजेस बना दीजिए, प्रीलिम्स के और मेंस के। उनमें अपने हर प्रीलिम्स में कौन से टॉपिक थे जिनमें मेरा एवरेज टाइम से कम लगा, उनको अपनी स्ट्रेंथ में डालिए। कौन से क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने ज़्यादा समय लिया, वो मेरी वीकनेस है। और कौन से क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया या नहीं अटेम्प्ट कर पाया, उनको एक तीसरी कैटेगरी में डालिए जिन पे आपको सबसे पहले काम करना है। धीरे धीरे आपका तीसरी कैटेगरी से सेकंड कैटेगरी में टॉपिक आना चाहिए, सेकंड कैटेगरी से फर्स्ट कैटेगरी में जाना चाहिए। यानी जो वीकेस्ट है उसको धीरे धीरे हमें वीक की तरफ लाना है, और जो वीक है उसको धीरे धीरे हमें स्ट्रेंथ की तरफ लेके आना है। एक दिन वीकेस्ट में कोई टॉपिक नहीं बचेगा, और वीक में जो नंबर ऑफ़ टॉपिक्स हैं उनकी संख्या भी कम हो जाएगी। अभी 1 महीने 1.5 महीने आपके प्रीलिम्स के हैं, मेंस के 2.5 से 3 महीने हैं। ये सफिशिएंट समय है अगर आपने पहले से थोड़ी तैयारी कर रखी है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, अभी आपके दिमाग में आया था कि भाई निकल आया है एग्ज़ाम का फॉर्म, आप ना ऑनलाइन चल रहे हैं तो हम भी भर देते हैं, अभी अभी आप जागे हैं तो भी देर नहीं हुई है। आप देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं इन पे आपकी पकड़ है, उन्हीं को थोड़ा और पॉलिश कर लीजिए। उन्हीं टॉपिक्स को मॉक में सबसे पहले चुनिए, और जो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं उसको दीजिए। ये ना सोचिए कि अरे मैं तो बस बैठ रहा हूँ देखने के लिए कि कैसा एग्ज़ाम होता है। वो आप मॉक में बैठ के भी देख लीजिए। एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर ऐसे ही बनी रहे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते रहें। जय श्री कृष्णा।